हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। 30 क्वेश्चन है ये पर्यावरण के। अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक करते हैं तो इनमें से 2-3 क्वेश्चन आपको आपके प्रश्न पत्र पर देखने को जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के हैं और हर वर्ष पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये क्वेश्चन सेम टू सेम आता है, कोई भी बदलाव नहीं आता। बस इसमें कभी किलोमीटर प्रति घंटा पूछ लेता है, कभी मीटर प्रति सेकंड पूछ लेता है, बस इतना फर्क आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया था, त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इसको 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। तो आपको औसत चाल निकालना है और यहाँ पे औसत चाल में आपको ये जरूर ध्यान रखना है, क्वेश्चन को हल करते हुए दो चीजें इसमें आप या तो रट सकते हैं या हल कर सकते हैं। औसत चाल अगर आपसे पूछ रहा है तो कुल दूरी बटे कुल समय, इसका सिंपल सा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे औसत चाल पूछ रहा है तो यहाँ पे अगर पूछता किलोमीटर प्रति घंटा तब आपका आंसर हो जाता 54 किलोमीटर प्रति घंटे में। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, प्रति सेकंड पूछ रहा है, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। कमेंट में जरूर बताइएगा क्या राइट आंसर है और ये भी बताइएगा कितने सही क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो ए से ठीक उत्तर में 120 मीटर की दूरी पर है, और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम ज्यों कहते हो पेपर में आपको देखने को मिल जाता है, और हर बार ये आपको देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन जरूर कभी ना कभी आपके सामने जरूर पड़ा होगा नजर में। तो इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का जो सिंपल आंसर हो जाएगा 130 मीटर दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा, 130 मीटर दक्षिण पूर्व। सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है सलाद के बारे में। आप सलाद के बारे में पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर वर्ष हर बार पेपर में कहीं ना कहीं घुमाकर जरूर रखते हैं। तो सलाद के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। पहला कह रहा है सलाद भालू जैसे दिखते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, और दिन में लगभग 22 घंटे सोते हैं। ये जो 22 घंटा लिखा है यहीं पर गलती है, 22 घंटा सलाद नहीं सोता है। अगला कह रहा है सलाद जो है चिंपैंजी, तो बिल्कुल ये चिंपैंजी जैसा नहीं दिखता। यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर गलती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगला कह रहा है सलाद चिंपैंजी यानी बनमानुस के जैसा दिखता है, यहाँ पर ये गलती है क्योंकि वो बनमानुस के तरीके नहीं दिखता है। तो दिखता कैसा है भाई, सलाद है तो सलाद भालू के तरीके दिखता है, और इसकी खासियत क्या होता है, ये पेड़ पर उल्टा लटक कर क्या करता है, सोता है। और ये अपने पूरे जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही जीवन यापन कर लेता है, यानी कि ये एक पेड़ पर लगभग 5 वर्ष तक रहता है, और जब तक उस पेड़ की सारी पत्तियां ये खा नहीं लेता तब तक ये अगले पेड़ पर नहीं जाता। तो और ये सोता कितना है, तो सोने के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो 17 घंटे। तो यहाँ पर आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा आपको डी आंसर, क्योंकि यहाँ पे सारे जो स्टेटमेंट है सही है। सलाद भालू जैसा दिखता है, बिल्कुल सही है। ये दिन में लगभग 17 घंटा सोता है, ये भी बात सही है। और ये जो पेड़ की शाखा होती है, टहनी होती है, उसमें उल्टा लटक कर सोता है। अगला क्वेश्चन, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये बहुत पेपर में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा इसका राइट आंसर है, आपको सोचना भी नहीं है। क्या हो जाएगा, नियंत्रण, चालन, अवसादन या निस्तारण। तो बिल्कुल चालन नहीं होगा, अवसादन भी नहीं होगा। अब ये निस्तारण या नियंत्रण, ये दो में से एक होगा, कौन सा होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा सही है। और ये क्वेश्चन जो भी आपको हम बता रहे हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कितने सही क्वेश्चन आपने किया। जो भी इस क्लास को करे, ये क्वेश्चन हल करे, तो पूरा वीडियो जरूर देखें, पूरे क्वेश्चन जरूर लगाएं, क्योंकि आप अगर सीटेट परीक्षा क्रैक करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर हो जाएगा नियंत्रण हो जाएगा, बिल्कुल पहला ही राइट आंसर होगा। अगला, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। कक्षा 5 की पाठ पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। यानी कोई जमीन है, उस जमीन की जो 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो क्या दर्शाती है, 110 मीटर की दूरी को दर्शाती है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 कितना 10.7 सेंटीमीटर है।
जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी क्या होगी? बिल्कुल सिंपल सा है। जब यहाँ पर आपको मालूम है 1 सेंटीमीटर जो जमीन है वो 110 सेंटीमीटर को दर्शाता है, और ये कह रहा है फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की जो दूरी है 10.7 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा है जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच कम से कम क्या दूरी हो जाएगी? तो बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप पेन, इस वीडियो को रोक कर पेन कॉपी लीजिएगा और इसको हल करके बिल्कुल सिंपल सा आंसर निकाल के बताइएगा। वीडियो रोकिएगा, पेन कॉपी लेकर इसको हल करिएगा। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन जो दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर सेम टू सेम पेपर में आता है। इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करते हैं, कोई भी इसमें जो डिजिट है इसमें भी बदलाव बहुत आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा भी आंसर जिसने किया है सही है उसका। अगला, 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है कौन सा है? अब ये कह रहा है कि 3 राज्य हैं, उनका जो समूह है जिनके किनारे बंगाल की खाड़ी है। अब बंगाल की खाड़ी आपको मालूम है, यहां पर आपको अगर हम चित्र बना देते हैं तो ये पूरा बंगाल की खाड़ी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो क्या कह रहा है कि 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी, वह कौन सा है? तो कौन से राज्य हैं जिसके किनारे बंगाल की खाड़ी है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र तो बिल्कुल भी नहीं है, महाराष्ट्र जो है आपका ये बिल्कुल भी नहीं होगा, तो यहाँ पर ये गलती है। आंध्र प्रदेश है, ये बात सही है। तमिलनाडु है, ये बात सही है, लेकिन महाराष्ट्र बिल्कुल नहीं, महाराष्ट्र तो इस तरफ पड़ता है, तो ये भी बात गलत हो गई। अब कह रहा है उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु तो सही है, लेकिन उड़ीसा भी नहीं होगा और केरल भी नहीं होगा। अब कह रहा है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो फिर उड़ीसा आ गया, तो उड़ीसा फिर भी नहीं होगा। अब आप यहाँ पर उड़ीसा होगा, सॉरी उड़ीसा होगा, 1 मिनट, यहाँ पर गलती हो गई, थोड़ी सी इरेज कर देते हैं इसको। यहाँ पर देखिएगा, ये तो बाय मिस्टेक यहाँ पर क्या होगा, देखिए आंध्र प्रदेश होगा, 1 मिनट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, आंध्र प्रदेश होगा और ये आपका तमिलनाडु होगा, लेकिन महाराष्ट्र नहीं होगा। अब कह रहा है उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु, तो यहाँ पर आपका तमिलनाडु भी सही है और आपका उड़ीसा भी सही है, लेकिन केरल नहीं होगा। अगला कह रहा है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो यहाँ पर देखिए तीनों आ गए, उड़ीसा भी है, तमिलनाडु भी है और आंध्र प्रदेश भी है, क्योंकि यहाँ पे आंध्र प्रदेश था। तो बिल्कुल सही आंसर आपके सामने है सी नंबर, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो बिल्कुल यहाँ पर ये भी नहीं विकल्प होगा, तो कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? अब क्या कह रहा है, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, ये बात चलिए मान लिया, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? जो मध्य प्रदेश है उसकी किस दिशा में सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं? तो ठीक उत्तर में, उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम में? बताइएगा कौन सा सही आंसर होगा? ठीक उत्तर में होगा या उत्तर पूर्व में होगा या उत्तर पश्चिम में होगा या दक्षिण पश्चिम में होगा? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। हम लोग बहुत ही तेजी के साथ फास्ट करेंगे क्योंकि आपका समय खराब ना हो, एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है, तो समय खराब नहीं करना है, स्पीड के साथ क्वेश्चन करेंगे। और आप वीडियो रोक रोक के पढ़ पढ़ के आप क्वेश्चन को करिएगा। कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 8600 मीटर, 8850 मीटर, 8950 या फिर 8990? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइएगा जरूर क्या होगा। तो माउंट एवरेस्ट जो है उसकी चोटी की ऊंचाई कितनी होगी? तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8850 मीटर। कितना? 8850। अब क्या कहते हैं, टूटता तारा होता है कोई, जो देखते होंगे जब आकाश की तरफ कभी कभी आपको चमकता हुआ कोई तारा दौड़ता हुआ दिखता होगा, जाता हुआ दिखता होगा, वो होते क्या है आखिरकार? तारा होते हैं या फिर धूमकेतु होते हैं या उल्का होते हैं या फिर क्षुब्ध ग्रह होते हैं? तो जो टूटता तारा आपको दिखता है जिसको कहते हैं ये तारा चमकता हुआ निकल के गया, टूटता हुआ तारा जो दिखता है वो क्यों चमकता क्यों है? क्योंकि घर्षण के कारण। क्या होता है, जब आकाश में कोई तारा टूटता है तो क्या है, वो उसकी घर्षण जो होता है उसकी वजह से वो चमकता है, जलता हुआ नजर आता है, उसको हम बोलते हैं उल्का पिंड। क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। बिल्कुल सी सही हो जाएगा इसका। अगला, खेजड़ी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, खेजड़ी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। बताइएगा, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों के पर विचार कीजिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान में पाए जाते हैं। क्या कह रहा है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान में, बिल्कुल खेजड़ी वाले क्या होते हैं? रेगिस्तान में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है कि उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल, जब रेगिस्तान में पाए जाते हैं तो जल की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती होगी, तो बिल्कुल ये बात सही है। यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यक पड़ने पर किया जाता है। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी कीटों को प्रभाव नहीं पड़ता है। जो इसकी लकड़ी होती है खेजड़ी की, उस पर कीड़ों का प्रभाव नहीं पड़ता कह रहा है, तो बिल्कुल बात सही कह रहा है ये। अगला कह रहा है कि इस वृक्ष पर बहुत कम पत्तियां होती हैं, तो ये गलत कह रहा है। और यह वृक्ष अपने तने में जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यक पड़ने पर किया जाता है, तो बिल्कुल भी ये नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसका?
ए बी और डी, यानी तीसरा विकल्प इसका बिल्कुल सिंपल सा सही हो जाएगा। बिल्कुल जो पहला विकल्प इसका है ए बी डी सही हो जाएगा। अगला, किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, यानी वो कोई बच्चा है वो बता रहा है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे बरसात बहुत कम होती है, गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है तो दीवारों को बहुत मोटा किया जाता है, वो भी मिट्टी से, इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है, घरों की छतें जो है कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र किस राज्य के बारे में बात कर रहा है आपको बताना है। तो आपको पता होगा किस राज्य में ऐसा होता है, तो लद्दाख में। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, तो लद्दाख में तो गर्मी बहुत नहीं पड़ती है, तो ये तो गलत हो गया। असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अब यहाँ कह रहा है कि यहाँ बरसात, तो उत्तर प्रदेश में भी बरसात काफी ठीक ठाक होती है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा असम और राजस्थान, तो असम में भी बरसात काफी होती है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा आपके पास, सी ऑप्शन बचा, यानी राजस्थान का जो एरिया है वहां पर क्या होती है, बरसात काफी कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, और जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी की बनाई जाती हैं, मोटी बनाई जाती हैं, और उनको जो सुंदरीकरण होता है वो भी मिट्टी से ही होता है, और जो छत बनाई जाती है वो क्या बनाई जाती है, कटीली झाड़ियों से। तो बिल्कुल राजस्थान जो जिन्होंने किया है सही आंसर होगा। अगला कह रहा है, किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूं वहां के अधिकतर लोग सरसों के तेल से बनी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है। देखिएगा दो प्रकार की होती है, एक नारियल के तेल से बनी हुई मछली और एक सरसों के तेल से। ये दो प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, नारियल का तेल और सरसों का तेल। तो आपको कमेंट में बताना है नारियल के तेल से पकी हुई मछली कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं। कमेंट में क्या बताना है, नारियल के तेल से पकी हुई मछली कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सरसों के तेल से, तो ये कहां पर होगा, गोवा, केरल, कश्मीर या मिजोरम। तो बिल्कुल जिन्होंने किया है सी आंसर, यानी कश्मीर वो राज्य है जहां पर क्या होता है, सरसों के तेल से जो मछलियां हैं उसको पकाकर खाया जाता है। तो बिल्कुल किसकी बात कर रहा है बच्चा, कश्मीर की। अगला, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। अब ये हाथियों के बारे में, एक सलाद के बारे में, एक खिचड़ी के बारे में, इन पर बहुत फोकस करिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से, देखिए यहां पर क्या कह रहा है 2 क्विंटल से अधिक, तो ये यहां पर गलती कर रहा है क्योंकि हाथी कभी भी 2 क्विंटल यानी 200 किलो से अधिक भोजन, हरे पत्तियां, झाड़ियां या भोजन है वो नहीं करता, तो ये बिल्कुल गलत कह रहा है। क्या कह रहा है, गलत कर रहा है, कह रहा है। अगला कह रहा है, अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज्यादा आराम करना पसंद करते हैं। ये भी बात सही नहीं है, हाथी बहुत ज्यादा आराम करना पसंद नहीं करता, जबकि हाथी बहुत कम सोता है। यहां तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलोग्राम तक होता है, तो बिल्कुल ये बात सही कह रहा है। अगला कह रहा है, अधिकांश हाथी औसतन दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं, जो कि गलत कह रहा है, हाथी 3 से 4 घंटे ही लगभग सोता है, तो ये गलत बात हो गई। तो आपका पहला, दूसरा, चौथा गलत है। यहाँ पर एक और स्टेटमेंट जोड़ा जा सकता था, जो हाथी होता है वो एक दिन में कितना भोजन ग्रहण कर लेता है, तो आपको बता दें लगभग औसतन 100 किलोग्राम, कितना, 100 किलोग्राम हाथी एक दिन में भोजन कर लेता है। तो अगर 100 किलोग्राम कहीं स्टेटमेंट में दिया होता तो वो भी विकल्प सही होता आपका। तो यहाँ पर जो सी विकल्प है आपका, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला, एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जाता है, यानी कि जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है। बताइएगा, पॉलीथीन बैग, कागज, बैटरी या मोबाइल, चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल या बैटरी, लोहे की कील, इसका तो हो जाएगा रिसाइकल, कांच की बोतल इसका भी रिसाइकिल किया जा सकता है, स्टील का जो मग है इसका भी रिसाइकिल होगा, और गत्ते का डिब्बा इसका भी रिसाइकिल किया जा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये चारों स्टेटमेंट इसके सही दिख रहे हैं, चारों ऑप्शन सही दिख रहे हैं, ये तो सही लग रहा है। चमड़े का बैग किया जा सकता है, लकड़ी का मेज किया जा सकता है, लेकिन प्लास्टिक को रिसाइकिल करने में समस्या होती है, और चादरें ये की जा सकती हैं। तो यहाँ पर प्लास्टिक है तो ये भी इसलिए नहीं हो रहा, यहाँ पर भी प्लास्टिक है इसलिए ये गलत है, यहाँ पर पॉलीथीन है इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पे हमारा क्या सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि लोहे की कील है इसका रिसाइकल हो जाएगा, कांच की बोतल का, स्टील के मग का और गत्ते के डिब्बे का, तो बिल्कुल सी जिसने किया है वो सही आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, बताइएगा निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब देखिए, छोले भटूरे, नारियल डली करी के साथ उबला टेपियोका, ये कहां पर खाया जाता है, सरसों के तेल से बनी मछली, अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले ही इसको हल किया है, और नारियल के तेल में बनी पकी मछली, ये बताइएगा। ये जो टेपियोका होता है, टेपियोका कैसा होता है, ये एक प्रकार की जड़ है जिसको खाया जाता है, और ये कह रहा है ऑप्शन यहाँ पर गोवा, केरल, उत्तराखंड, कश्मीर। तो आपको मालूम होगा अभी थोड़ी देर पहले हमने सरसों के तेल की बात की थी, क्या की थी, सरसों के तेल की बात की थी, तो वहां पे जो सरसों का तेल है इससे आप चुनिएगा, कैसे चुनेंगे, सरसों का तेल से जो पक्की मछली है वो कहाँ के लोग खाते हैं, किस राज्य की, बताइए। तीसरा ऑप्शन किस पे जाएगा,
कौन सा राज्य इसमें सही बैठेगा बताइएगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तीसरा डी, डी जो है वो तीसरा हो जाएगा क्योंकि कश्मीर के लोग खाते हैं ना। यहाँ पे डी है, यहाँ पर भी डी है। अब इन इसमें और इन दोनों विकल्प में से कोई सही होगा। ये तो आपके दो विकल्प एलिमिनेट हो गए, पहला और तीसरा तो होगा नहीं। अब आपका अगला कह रहा है छोले भटूरे किस राज्य के लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल कॉमन सी चीज है ये, बहुत ही आंसर सिंपल से इसका हो जाएगा। कहाँ के लोग बताइए, फटाफट से बताइए। तो आपको मालूम होगा जो पंजाब के लोग हैं ये वहां का बहुत पसंदीदा भोजन है छोले भटूरे पंजाब के लोगों का। तो ये ई नंबर पहले के साथ जाएगा, क्या जाएगा, तो यहाँ पर ई पहले के साथ जाएगा, यहाँ पर भी ई पहले के साथ जा रहा है, तो ये तो आपका होगा नहीं। यहाँ पर सी है पहले के साथ, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर सी लिखा है, जबकि ये पहला और तीसरा पहले से ही एलिमिनेट हो चुके थे, तो ये विकल्प पहला तीसरा होगा नहीं। दूसरे में आप लोगों का पहले का सी दिख रहा है, तो ये गलत हो गया यहाँ पर। तो अब हमारे पास बचता है केवल डी ऑप्शन। तो हमें पूरे विकल्प हल करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एलिमिनेट करना आना चाहिए और आप क्वेश्चन के सही आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा राइट, यानी कि जो डी आंसर हो जाएगा विकल्प वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला, अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों की रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। जो अपने आप कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी हैं यानी ईबीएस के, उसकी जो रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य, अगर बच्चा कोई आप पढ़ाने जाते हैं, कक्षा 4 में आप पढ़ाने गए, टीचिंग कर रहे हैं और आपको कोई रचनात्मक कार्य देना है कि बच्चों को क्या हो, मानसिक शारीरिक दोनों विकास हो सके, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बच्चे के साथ रटवाएंगे तो नहीं। तो रटने की प्रक्रिया क्या होती है, गलत होती है, एनसीईआरटी इसको मना भी करता है, आप इस चीज को जानते होंगे। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 16 को सही आंसर चुनना है। तो तैरने और डूबने के पाठ का प्रश्न उत्तर लिखवाना, तो देखिए उत्तर लिखवाना किसी चीज का क्या होगा, रचनात्मक कार्य में नहीं आता है ये, तो ये तो गलत हो गया। डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप, देखिएगा ये जो क्रियाकलाप वर्ड है कैसा वर्ड है, क्रियाकलाप पॉजिटिव वर्ड है, कैसा है, पॉजिटिव सकारात्मक वर्ड है। बच्चे को क्रियाकलाप के माध्यम से जो चीजें सिखाई जा सकती हैं वो क्या होती हैं, धनात्मक सक्रिय होती हैं सीटेट के दृष्टिकोण से और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो क्रियाकलाप कराना एक अच्छी प्रक्रिया मानी जाती है। और तीसरा कह रहा है तैरने और डूबने की परिभाषा की व्याख्या, देखिए व्याख्या जो शब्द है ये क्या है, ये एक रटने की प्रवृत्ति बताता है, तो ये भी गलत हो गया। लिखना, व्याख्या करना किसी चीज की, जो वस्तुएं डूबती और तैरती हैं उनकी सूची याद करना, तो याद करना कैसा वर्ड है, यानी रट्टा मारना कैसा वर्ड है, ये भी नकारात्मक है। तो हमारा पहला तीसरा चौथा तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। और जो क्रियाकलाप वर्ड है आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर को हल करते वक्त इस बात का याद रखना है कि आप किसी शब्द को ध्यान से देखिए, आपका आंसर वहीं पे छुपा है। बहुत ही ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप, सीटेट कैसे रट के सीटेट की परीक्षा नहीं निकाली जाती, इसको आपको क्या करना होता है, इसको समझ के निकालना होता है, इसमें आपको कॉमन सेंस का ज्यादा से ज्यादा यूज करना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, सिंपल सा। अगला, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेशन करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। देखिए कला और कौशल को जोड़ दिया जाएगा जब पर्यावरण का पढ़ाया जाएगा, ईवीएस पढ़ाई जाएगी बच्चों को, तो वो किस चीज के लिए प्रोत्साहित करेगी, देखिए सृजनात्मकता जो है, ये बिल्कुल सही बात है, बच्चे के अंदर इस चीज की सृजनात्मकता आएगी, बिल्कुल सही बात है। अब कह रहा है कि सहपाठी और के साथ साथ सीखने को, यानी जो उनके सहपाठी होंगे, जो छात्र होंगे उनके साथ पढ़ने वाले, इनके साथ क्रियाकलाप जब कराएंगे तो क्या होगा, बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास और मानसिक विकास सारी चीजें एक साथ चलेंगी इनके साथ बच्चों के साथ। तो ये भी एकदम आपका राइट आंसर। यहाँ पर कह रहा है कक्षा में अनुशासन को, अनुशासन शब्द ही नकारात्मक है, आपको जहां पर भी अनुशासन शब्द दिख जाए किसी भी विकल्प में, अगर क्वेश्चन आपका सकारात्मक है वहां पे ये नहीं पूछा गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर वहां पे अनुशासन दिख रहा है, रटने की बात कह रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है, पूरी तरह के गलत है। तो यहाँ पर आपको इस विकल्प को कभी भी नहीं चुनना। ये मानिए अगर आपने अनुशासन चुन लिया, रट्टाफिकेशन चुन लिया, याद करवाना चुन लिया, अगर आपने सूची बनवाना चुन लिया, ऐसे वर्ड आप चुन रहे हैं, तो आप मानिएगा आप अपने प्रश्न के उत्तर को गलत कर रहे हैं और आप अपना नंबर खो रहे हैं। तो यहाँ पर सी भी नहीं होगा। अब कह रहा है समावेशन करना, बिल्कुल समावेशन किया जाएगा। तो आपका पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही है। तो यहाँ पे देखिएगा पहला, दूसरा, चौथा कहाँ पे, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, ए बी सी, यहाँ पे सी आ गया तो ये भी नहीं होगा। तो आपके पास क्या बचता है, सीधा सिंपल सा डी बचता है। ए बी और जो डी है यही विकल्प आपके सिंपल से सही होंगे, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम, देखिए थीम 6 प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की, 6 प्रकार की थीम होती हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उनकी उप थीमें भी आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि यहाँ से भी एक अंक आपको मिलता है हर बार और क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो थीम के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। कक्षा 6 के विद्यार्थियों को थीम, आश्रय,
के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करेगी? जो थीम में उप थीम है आश्रय, वो किस चीज के लिए प्रोत्साहित करेगी आपको बताना है। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों में चित्र एकत्र करने के लिए कहना। देखिए, एकत्र करने के लिए कहना ये रट्टाफिकेशन की तरफ आपको प्रोत्साहित करेगा। तो ये तो नहीं करना कि हाँ चलिए सूची बना लाइए, ऐसा तो नहीं करना। विभिन्न प्रकार के आश्रयों को चित्र साझा करना। विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थी को अपने अनुभवों को सुनाने का के लिए कहना। अब यहाँ पे आपको क्या दिख गया? एक क्रियाकलाप वर्ड दिख जाए, एक अनुभव की बात कर रहा हो, एक सृजनात्मकता की बात कर रहा हो। ये कैसे वर्ड है? हमेशा याद रखिएगा, ये सकारात्मक वर्ड है। कुछ आप वर्डों की सूची बना लीजिए। जब भी आप सीटेट परीक्षा देने जाइए तो कुछ वर्डों की सूची बना लीजिए और आप आंसर में देखिए कि ये वर्ड कहाँ पर है। तो इससे आपको क्वेश्चन के आंसर हल करने में आसानी रहेगी और आपको प्रश्न नहीं भी आता होगा तब भी आप सही आंसर का चुनाव कर पाएंगे। तो यहाँ पर अनुभव दिख रहा है, सकारात्मक है। देश के विभिन्न आश्रयों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण, ये भी क्या हो जाएगा? एक हिसाब से लिखने की बात कह रहा है कि प्रस्तुतिकरण करिएगा, तो लिखने की बात जो है वो भी नकारात्मक है, रटने की बात है वो भी नकारात्मक है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जब बच्चा जाएगा तो वहां पर उसे कुछ अनुभव होगा। जब जो चीज, देखिए, आंखों से देखने में और रटने में दोनों में फर्क होता है। देखी चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं और रटी चीजें कुछ समय तक। तो क्या होगा? देखकर जो विद्यार्थी सीखेगा वो लंबे समय तक रहेगा और वो क्या रहेगा? अच्छी तरीके से समझ पाएगा। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षण के संप्रदायों एवं मुद्दों का, सामाजिक विज्ञान एवं संप्रदायों के मुद्दों का, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रदायों एवं मुद्दों का, या विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के संप्रदायों एवं मुद्दों का। तो इस बात को याद रखिएगा, विज्ञान और पर्यावरण की जो शिक्षा है, या सामाजिक विज्ञान के संप्रदाय हैं, या विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के जो संप्रदाय हैं, ये दो एक साथ नहीं रहेंगे, हमेशा तीन रहेंगे। यानी आपका सामाजिक विज्ञान भी रहेगा, विज्ञान भी रहेगा और पर्यावरण रहेगा। सभी को एकीकरण करके जो पढ़ाया जाता है वही एकीकरण के अंतर्गत आता है। यानी आपको मालूम होगा कक्षा 5 में ये विषय अलग अलग नहीं होते हैं, ये सारे विषय क्या होते हैं? एक ही में आते हैं। और यहाँ पे बात प्राथमिक की हो रही है। जब प्राथमिक की बात हो रही है तो अलग अलग सब्जेक्ट नहीं बनेंगे, इस बात को भी ध्यान रखना है। प्राथमिक में एक ही विषय में सारे विषय समाहित होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी और आप सही चुनाव तक पहुंच जाएंगे। अगला, ये क्वेश्चन है लास्ट 20 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। अगर आप लोग वीडियो शेयर करते हैं, वीडियो पसंद आता है, तो हम और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे के सारे आपको हल करवा देंगे और कम समय में हल करवा देंगे, जिससे आप अपनी पढ़ाई का स्तर चेक कर पाएंगे। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? अब प्राथमिक में पर्यावरण पढ़ाई क्यों जाती है, आपको बताना है क्यों पढ़ाई जाती है। भाई, प्राथमिक में कक्षा 3 से पर्यावरण पढ़ाना बच्चों को शुरू किया जाता है, तो क्यों शुरू कर दिया जाता है? लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले संवेदनशील बनाना। यानी लैंगिक भेदभाव जो होता है उससे संबंधित जो मुद्दे होते हैं उसको सीखने में संवेदनशील बनाना। बिल्कुल बात सही कह रहा है। स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना, या विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रदायों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना। तो देखिए, तैयार नहीं करना है, रटना नहीं सिखाना उसे कि याद कर लो तो बस आगे परीक्षा में लिख देना तो पास हो जाओगे। ये प्रक्रिया उन्हें नहीं अपनाना है। प्राथमिक बच्चों को कैसे करना होता है? सृजनात्मक विकास करना होता है, बच्चे का क्रिएटिव बच्चा बनाना होता है, ना कि उसको याद करवा के आगे पेपर हल करवाने के लिए बनाना होता है। तो ये बात याद रखिएगा, ये भी गलत है। अगला कह रहा है विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की। देखिए, व्यावसायिक विकल्पों की अभी व्यवसायिक के बारे में, व्यवसायिक से जुड़े हुए मामलों के बारे में प्राथमिक बच्चों को नहीं सिखाना होता है। तो यहाँ पर ये भी गलत है। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? मेन आपका जो मुख्य रूप से सही हो जाएगा वो हो जाएगा लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर बच्चे को संवेदनशील बनाना। किस चीज से? लैंगिक भेदभाव बच्चा ना करे, लैंगिक भेदभाव की जो चीजें हैं उस पर बच्चा क्या ना हो, जुड़े ना। इस चीज के बारे में बच्चा संवेदनशील हो, बचपन से ही चीजों को जाने लैंगिक भेदभाव के बारे में, जिससे कि आगे बच्चा क्या हो, अच्छा समाज का नागरिक बन सके। तो इस चीज को पढ़ाया जाता है प्राथमिक में। तो बिल्कुल इसका जो आंसर है ए वो हो जाएगा सही। और आप बताइएगा 20 में से आप लोगों ने कितने सही प्रश्न के उत्तर दिए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो हम आपको और भी क्वेश्चन कराएंगे। ये क्वेश्चन आपको जो यहाँ पे दिए गए हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चनों को आप हल करके ये मानेगा कि आप पेपर हल कर रहे हैं, इस हिसाब से हल करिएगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी, तब तक के लिए जय हिंद।